वेलकम बैक। आज हमारा जो बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं ब्लड सेल्स के बारे में। आई होप आपने लास्ट की 2 वीडियो देखी होगी और इसमें आज आप देख रहे हो बोर्ड में लिखा हुआ है WBC। WBC ये RBC मैंने आपको बता दिया था, RBC के बाद जस्ट WBC है। WBC आप सभी लोग जानते हैं, इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिका। इसका एक नाम और होता है WBC का, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने WBC का क्लासिफिकेशन बना रखा है। देखो WBC जो होती है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, उसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि WBC का काम क्या है, बस वो इतना ही पूछता है। मगर अगर आप थोड़े से और अच्छे लेवल के एग्जाम्स में जाओगे, या अगर मैं बात करूँ पहले ये सब रटे रटाए क्वेश्चन आते थे, अब अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा तो वो इनके टाइप्स में जा करके आपसे पूछ सकता है। अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है WBC के कितने पार्ट हैं, तो बेसिकली 2 पार्ट हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब है जिसमें कणिका होती हैं, इसको मैं हिंदी में लिख सकता हूँ कणिका युक्त WBC, कणिका युक्त। और अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ ग्रेन्युलोसाइट का, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कणिका विहीन। यहाँ कणिका की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, अगर ये WBC है तो WBC में अगर इस तरीके के डॉट आपको दिखते हैं डायग्राम में, मतलब ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। और अगर कणिका विहीन की बात करूं तो WBC के ये आकृति होगी और इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, तो ये ग्रेन्युलोसाइट है, मतलब कणिका विहीन है। और अगर ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो कणिका युक्त है। अब ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर भी 3 बेसिकली पार्ट है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इस्नोफिल्स, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो बेसिकली सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स के। न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 50%। और इनके तीनों के अलग अलग फंक्शन लिखे हुए हैं। बेसोफिल्स की अगर बात करें तो बेसोफिल्स एलर्जिक कंडीशन में, जब हमको कोई एलर्जी होती है तो ये एक्टिव होकर के बेसोफिल्स उसको ठीक करता है। बेसोफिल्स के नंबर इंक्रीज होंगे जब एलर्जिक कंडीशन होगी, ऐसे वो अप्रॉक्स 1% के आसपास रहता है। अच्छा, इस्नोफिल्स की अगर बात करें तो इस्नोफिल्स पैरासिटिक इन्फेक्शन की बात करता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन वो कोई भी हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से जो इन्फेक्शन होता है। और अगर मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूं तो यहाँ पर बैक्टीरिया या वायरस से जो भी इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु, इनके इन्फेक्शन से न्यूट्रोफिल्स एक्टिव होकर के इनको मारती है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं ग्रेन्युलोसाइट, जिसको हम बोलते हैं कणिका विहीन। कणिका विहीन की अगर बात करूं तो उसमें 2 पार्ट है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर T सेल और B सेल, यहाँ कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा T सेल और B सेल, या आपको लिखा मिल सकता है T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। तो T लिम्फोसाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या काम करता है, तो ये रिकॉग्नाइज एंड रिमूव इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको वो रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको वो खत्म करता है, ठीक। पहले वो देखता है कौन सा इन्फेक्शन है और उसको फिर उसको खत्म करेगा, रिमूव करेगा। और बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या है, ये करता है एंटीबॉडी को प्रोडक्शन। अब बात आती है कि एंटीबॉडी क्या होते हैं। अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो यहाँ एंटीबॉडी को समझने से पहले आपको याद रखना, ध्यान रखना होगा एंटीजन क्या होता है। देखिए, एंटीजन हमारे शरीर के बाहर का, जो हमारे शरीर से बाहर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं, या विदेशी कण जो हमारे शरीर का नहीं है, शरीर से बाहर से एंटर कर रहा है, वो एंटीजन होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो जीवाणु, वो विषाणु, वो बैक्टीरिया या वायरस, वो फंगस, कुछ भी हो सकता है, तो वो एंटीजन होता है। और हमारा शरीर उसके अगेंस्ट जो प्रोड्यूस करता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी बनने के बाद उस एंटीजन को खत्म किया जाता है, ठीक। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन के लिए कौन आता है, बी लिम्फोसाइट आता है, ठीक है। मोनोसाइट का मतलब क्या है, मोनोसाइट क्या करता है, क्रोनिक इन्फेक्शन में ये एक्टिवेट होता है। अब देखिए, कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि WBC का मेन फंक्शन क्या है, तो वहाँ सीधे लिख के आएगा टू बिल्ड इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। बात आती है प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो शरीर है वो किसी भी विदेशी आक्रमण या फॉरेन पार्टिकल के अटैक से जो रजिस्ट करता है उसको बचाता है, ये होता है इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। अब इम्यून सिस्टम 2 पार्ट में तोड़ा गया है, इन्नेट एंड एक्वायर। इन्नेट का मतलब होता है जन्म से, एक्वायर मतलब उपार्जित, जो हम अर्जित करते हैं। तो जन्म से हमको मदर से मिलता है, ठीक। और उपार्जित या अर्जित जिसको हम बोलते हैं, हम वैक्सीनेशन कराते हैं, हम टीकाकरण कराते हैं, तो टीके से हमको जो इम्यूनिटी होती है वो हम धीरे धीरे 6 महीने, साल भर में हम उसको एक्वायर करते हैं। तो ये 2 पार्ट में होते हैं, ठीक, इन्नेट और एक्वायर। तो WBC का मेन फंक्शन क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन होता है
और कोई बहुत बड़ी बीमारी हो रही है, मतलब उसकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, और इम्यूनिटी डाउन होने से ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। जैसे कि मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल HIV का। HIV एक ह्यूमन इम्यूनो वायरस है और इसकी वजह से बीमारी होते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी जल्दी एड्स से नहीं होती है, HIV के इन्फेक्शन से उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो उसको छोटी मोटी और कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये तो WBC के टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको याद रखना है कि WBC को बेसिकली 2 पार्ट में तोड़ा गया और यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं WBC की बात करूँ तो WBC के फॉर्मेशन कि कहाँ इसका निर्माण होता है, कहाँ इसकी डेथ होती है और इसका लाइफ टाइम जीवन काल कितना है। तो चलिए बात करते हैं WBC की। तो WBC के फॉर्मेशन या इसके जन्म की अगर हम बात करें, जन्म फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन प्लेस क्या है इसका, तो इसका जन्म है बोन मैरो। बोन मैरो मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। अभी मैंने RBC वाले उसमें टॉपिक में भी मैंने इसको डिस्कस किया था। अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच का जो भाग होता है, बोन मैरो। बट ये कौन सा होगा, ये व्हाइट बोन मैरो होगा, क्योंकि ये क्या है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो व्हाइट बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से, सफेद अस्थि मज्जा से बनता है WBC। अब इसकी डेथ की अगर मैं बात करूं कि इसकी मृत्यु कहां पर होती है, तो डेथ देख लीजिए, मृत्यु। तो मृत्यु के लिए भी क्या है, डेथ के लिए भी क्या है, स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, RBC का कब्रिस्तान कौन है। RBC का कब्रिस्तान स्प्लीन है। बट कभी भी कब्रिस्तान की जब भी बात आएगी, ग्रेवयार्ड की बात आएगी, तो आप RBC टिक मारोगे, WBC टिक नहीं मारोगे, क्योंकि RBC के काउंट टोटल सेल्स में, टोटल ब्लड सेल्स में RBC के काउंट 99% है। जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी को हमने नाम दिया है ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। ठीक है, अब देखिए स्प्लीन जो है, मैंने एक आपको और बताया था एक बात कि इसको और क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो डेथ कहाँ पर होती है, इसकी भी स्प्लीन में होती है। इसकी अगर जीवन काल या लाइफ साइकिल की बात करें, तो जीवन काल को लेकर थोड़ा डिस्प्यूट है, अलग अलग बुक में कहीं कहीं अलग अलग दिखता है। लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो आपको लिखा मिलेगा 15 से 20 दिन, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 2 वीक, 2 सप्ताह, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है 1 से 4 दिन या 1 सप्ताह। ये ऐसा क्यों होता है, 2 सप्ताह या 1 सप्ताह को लेकर के, 1 वीक या 2 वीक को लेकर के सब इतना डिस्प्यूट इसलिए है अलग अलग बुक्स में, क्योंकि इसके 5 टाइप्स हैं और अलग अलग टाइप्स का ग्रेनुलोसाइट्स का अपना अलग टाइम है, ग्रेनुलोसाइट्स का अपना अलग टाइम है। तो वैसे देखा जाए बेसिकली तो ये 2 वीक या 2 सप्ताह, या यहाँ पर आप बोल सकते हो 15 से 20 दिन है इसका टाइम पीरियड। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, डेथ हो गई और लाइफ साइकिल हो गया। अब अगर इसके साइज की बात करें तो इसका आकार भी निश्चित नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं इर्रेगुलर शेप का होता है, इर्रेगुलर या अमीबा के आकार का, अमीबॉइड शेप, अमीबा के आकार का। अगर मैं RBC की बात करूं तो RBC कैसा था, राउंड शेप में था और बाइकनकेव था। ठीक, बट अगर यहां मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या है, इर्रेगुलर या अमीबॉइड शेप। ठीक है, और इसका साइज RBC से बहुत बड़ा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि RBC WBC का रेशियो क्या होता है, RBC और WBC का, तो मैं लिख देता हूं RBC और WBC का अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या है। अगर RBC है 600 तो उसकी जगह WBC क्या होगी, 100 सोनार की और 1 लोहार की। मतलब यहाँ पर RBC अगर 600 है तो उसकी जगह क्या होगी, WBC 1 होगी। ये तो हो गया। ठीक, आप समझ गए कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसकी डेथ कहाँ होती है, इसका टाइम पीरियड कितना है और इसका शेप कैसा होता है। और इसका मैंने अभी इससे पहले आपको इसका क्लासिफिकेशन बता दिया। और यहाँ पर याद रखिएगा मेन इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है टू बिल्ड इम्यून सिस्टम। अगर मैं RBC की बात करता हूँ तो RBC का मेन फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, तो ये तो हो गया WBC, श्वेत रुधिर कणिका, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। यहाँ पर एक डिजीज से क्वेश्चन और बन जाता है और वो इंपॉर्टेंट डिजीज है। जैसे मैंने RBC में आपको बताया था थैलेसीमिया और पॉलीसाइथीमिया, वैसे यहाँ WBC में भी है कि अगर WBC के काउंट बढ़ रहे हैं या WBC के काउंट घट रहे हैं तो बीमारी क्या होगी। अगर WBC के काउंट बढ़ रहे हैं तो बीमारी है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। और अगर घट रहे हैं तो इसका बीमारी का नाम है ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। जैसे मैंने RBC में एक बात आपको बताई थी थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मैंने बोला था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ल्यूकीमिया, क्योंकि ल्यूकीमिया को बोलते हैं ब्लड कैंसर, यही है ब्लड कैंसर। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ब्लड कैंसर का संबंध किससे है, WBC, RBC या
प्लेटलेट से। और हमारा टिक मारने का सबसे ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी होती है, आरबीसी, हम आरबीसी को टिक मार देते हैं, क्योंकि ब्लड, जब भी ब्लड आता है तो हमारे दिमाग में आरबीसी घूम रही होती है। नहीं, अगर ब्लड कैंसर की बात आती है या ल्यूकीमिया की बात आती है तो हम मारेंगे क्या, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्ड सेल्स। तो ये था डब्ल्यूबीसी के बारे में, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, ल्यूकीमिया और ल्यूकोपीनिया। ओके, अब लास्ट आता है आपका प्लेटलेट्स। अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन आपको याद रखना है। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, अगर इसकी फॉर्मेशन, इसका जन्म देखें, इसकी डेथ देखें, इसका शेप देखें और इसका फंक्शन देखें या इसका वर्क देखें, कार्य क्या है, तो फॉर्मेशन, इसका जन्म कहां पर होता है इसका, तो वही आप बोलोगे अस्थि मज्जा, बोन मैरो। मृत्यु अगर देखा जाए, डेथ कहां होती है, तो आप बोलोगे इसकी डेथ होती है वही स्प्लीन, प्लीहा। शेप क्या है इसका भी, अमीबा के आकार का है, अमीबॉइड शेप, इर्रेगुलर। ओके, और अगर मैं इसका फंक्शन की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका फंक्शन है रक्त का थक्का या रुधिर का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लेटलेट से भी एक डिजीज हो जाती है अगर इसके नंबर बढ़ते हैं या घटते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसका इसके नंबर अगर प्लेटलेट्स के बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स के नंबर बढ़ रहे हैं या प्लेटलेट्स के नंबर घट रहे हैं, तो पहले तो आप देख लीजिए प्लेटलेट्स का एक नाम और है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक, ये थ्रोम्बोसाइट्स इसका दूसरा नाम है। जैसे मैंने बताया था आरबीसी में आपको इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट, तो यहाँ पर है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ बीमारी हो जाएगी पॉली थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं तो बीमारी हो जाएगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखिए वर्ड थोड़ा सा टफ है, ठीक है, वर्ड आपको थोड़ा टफ लग रहे होंगे, बट आप अगर बार बार इसको अपने दिमाग से एक बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, ये नॉर्मल सी बात है। तो आप इसको परेशान ना होइएगा, अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो 4 बार 10 बार, तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप टिक मार देंगे। तो प्लेटलेट्स बढ़ते हैं तो पॉली मतलब होता है ज़्यादा, और थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर कम हो रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये तो था आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, मतलब ब्लड सेल्स के बारे में। ओके, इसके बाद हम देखते हैं ब्लड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं रुधिर समूह। तो ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आप सभी का अपना अलग अलग ब्लड ग्रुप होगा। कई लोगों का एक ही तरीके का भी हो सकता है। पहले क्या लोगों को लगता था, पहले लोगों को लगता था कि जो ब्लड होता है वो देखने में तो लाल ही है, रेड कलर का है हर किसी का, तो अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो चलो मेला ले लो, उसका ले लो, सेम है, सबका एक ही तरीके का है। बट उसमें देखा गया कि जब ब्लड ट्रांसफ़र किया गया तो पर्सन की डेथ हो गई, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो दोनों में अलग अलग है। अब वो क्या है ऐसा, तो उसके लिए बताया एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ये नाम एक ही है, कभी कभी स्टीनर लिख के आता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि देखो ब्लड में अलग अलग एंटीजन्स होते हैं और उस एंटीजन के अकॉर्डिंग हमने ब्लड ग्रुप्स बताया है, ये ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है और ये ब्लड ग्रुप है, ठीक। तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर। ये थे वैज्ञानिक जिन्होंने रक्त समूह की खोज करी, और इन्होंने बताया कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है और उस एंटीजन की वजह से अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। तो मैं आपको बताता हूं एक डायग्राम छोटा सा बना करके कि किस तरीके से ब्लड को अलग अलग पार्ट में बांटा गया, ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड किया गया। तो मान लिया ये एक आरबीसी है राउंड, और इसके ऊपर एक एंटीजन है। वैसे तो आरबीसी के ऊपर लगभग 300 प्रकार के एंटीजन होते हैं, बट एक मेन एंटीजन है जिसकी वजह से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अगर इसके ऊपर एक एंटीजन है, इसका नाम है ए, तो इसका ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं ब्लड ग्रुप। तो इस ब्लड ग्रुप का नाम, रुधिर समूह का नाम हो जाएगा ए। ऐसे व्यक्ति क्या है, ए ब्लड ग्रुप वाले हैं,
ठीक। अगर मैं देखता हूं कि अगर आरबीसी में एंटीजन है और इस एंटीजन का नाम क्या है बी, तो ऐसे व्यक्तियों का या ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर इसके ऊपर एंटीजन है ए बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए और बी होगा। और अगर इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन एब्सेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। मतलब ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया था। आपने एक इस तरीके से बुक्स में फ्लो चार्ट देखा होगा, ऐसे फ्लो चार्ट बना होता है। यहां लिखा है ब्लड ग्रुप, पहला लिखा होता है ब्लड ग्रुप्स, रुधिर समूह ए बी और ओ। ठीक, और इधर लिखा होता है एंटीजन, और इधर लिखा होता है एंटीबॉडी। देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी को वर्ड अलग अलग स्मॉल और कैपिटल से डिनोट करते हैं। ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, मैंने यहां पर बताया था एंटीजन कौन सा है, ए है, तो यहां पर ए लिख दीजिए। बी में कौन सा होगा, यहां देखिए लिखा है बी है, तो यहां बी लिख दिया। ए बी में ए बी है, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। देखिए इसके सरफेस में कोई भी एंटीजन यहां पर नहीं है, तो यहां पर एंटीजन एब्सेंट है। अब इसका रिवर्स होगा एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी अगर रिवर्स में लिखूं बी, तो ये मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ स्मॉल लेटर से यूज किया जाता है। तो यहाँ एंटीबॉडी क्या होगा, बी। बी में क्या होगा, ए बी में क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और ओ में क्या होगा, यहाँ एंटीबॉडी होगा ए और बी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है सर्वदाता और सर्वग्राही के बारे में, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में। तो अगर मैं डोनर की बात करूँ कि सर्वदाता कौन है, तो सर्वदाता है ओ। ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ये है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन आता है क्यों है ये यूनिवर्सल डोनर, रीजन क्या है, तो आप सिंपल से बताओगे क्योंकि इसमें एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही कौन है, तो सर्वग्राही है ए बी, सर्वग्राही। अब वही सेम चीज यहां पर भी कि सर्वग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट है। तो यहां पर तो ये बात हो गई। ये तो नॉर्मल ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ। अब देखिए कुछ ब्लड ग्रुप और अलग से डिस्कवर हो रहा है, जैसे कि एक ब्लड ग्रुप है INRA केरला में खोजा गया था 2017 के आसपास, और इसके बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। INRA एक ऐसे पर्सन के पास था जो पूरे वर्ल्ड में एक अकेला है, तो उसके बारे में रिसर्च चल रही है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। एक ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम से ही क्लियर है, ये महाराष्ट्र में डिस्कवर हुआ था। खोजने वाले YN भिंडे थे, और लगभग पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 15 to 20% लोग बॉम्बे ब्लड ग्रुप के हैं। तो ऐसे पर्सन जिनके पास नॉर्मल ब्लड ग्रुप से अलग ब्लड ग्रुप होता है, उन्हें हम बोलते हैं कोटल पर्सन। कोटल, यहाँ L साइलेंट है, कोटल व्यक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कोटल नहीं है, जनरल व्यक्ति जो होते हैं वो कोटल पर्सन नहीं होते हैं। ठीक, हम आप नॉर्मल पर्सन हैं। ठीक है, तो ये तो था ब्लड ग्रुप के बारे में। अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर मैंने ए ब्लड ग्रुप का किसी पर्सन को, ए ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड ग्रुप ए का दिया, या बी वाले को बी का दिया, या ए बी वाले को या किसी सेम ब्लड ग्रुप का सेम ब्लड ग्रुप को दिया, तो भी व्यक्ति की डेथ हो रही थी। मतलब मैंने ए वाले को ए का दे दिया, तब भी देखा गया कि उसकी डेथ हो गई। मतलब कुछ तो इसमें गड़बड़ है। वो गड़बड़ बताया किसने, वो क्या था, तो आगे आते हैं। वो बताया था, वो था RH फैक्टर। इस RH फैक्टर की वजह से आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर एक सिंबल लगा होता है। सिंबल मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे आपका ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव या B पॉजिटिव या A नेगेटिव B नेगेटिव, इस तरीके का ब्लड ग्रुप होता है। तो इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वीनर। वीनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने RH फैक्टर की खोज करी। बट अगर आप बुक्स में देखोगे तो लिखा होता है RH फैक्टर डिस्कवर्ड बाय वीनर एंड कार्ल लैंडस्टीनर, दोनों का ही नाम लिखा होता है, तो वो भी सही है। वीनर और स्टीनर ने, दोनों लोगों ने मिलकर बताया कि RH फैक्टर क्या होता है। अब मैं अगर RH फैक्टर की बात करूं तो RH फैक्टर को हिंदी में बोलेंगे RH कारक। हिंदी में ये होगा कारक, फैक्टर को कारक कहते हैं। RH का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये कहाँ से आया है, तो ये रीसस नामक एक मंकी, एक बंदर की प्रजाति थी।
और उस प्रजाति के आगे नाम से ही क्या ले लिया है हमने, RH ले लिया है। ठीक, तो ये RH फैक्टर कहाँ से आया है, एक बंदर, एक मंकी की स्पीसीज से आया है, प्रजाति से आया है RH फैक्टर। अगर किसी के पास RH फैक्टर या RH कारक उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे RH पॉजिटिव पर्सन। और अगर किसी के पास RH फैक्टर अनुपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे, RH निगेटिव। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं, RH पॉजिटिव में मान लिया A पॉजिटिव तो इसके पास RH फैक्टर है, और अगर मान लिया A निगेटिव तो इसके पास RH फैक्टर एब्सेंट है। तो RH फैक्टर होने ना होने से क्या कुछ होगा, नहीं, कुछ नहीं होता है। RH फैक्टर किसी के पास है तो अच्छी बात, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान ये रखना है कि जब भी ब्लड ट्रांसफर करना है तो याद रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव का देना है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा ये आता है कि आप पॉजिटिव वाले को निगेटिव वाले का ब्लड ग्रुप दे सकते हो, बट निगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हो। ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, ये समझिए RH फैक्टर। अब RH फैक्टर में क्वेश्चन क्या बनेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये कि RH फैक्टर डिस्कवर किसने किया, तो आप बोलोगे वीनर ने किया, या वीनर एंड स्टीनर। और ये कहाँ से आया, तो आप बोलोगे रीसस नामक बंदर, रीसस नामक बंदर की प्रजाति से। हिंदी में ये ऐसे लिखा होगा, रीसस नामक बंदर की प्रजाति से। देखिए, कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई बीमारी होती है, आप कोई बीमारी उठा लो, वो बीमारी कहाँ से आएगी, किसी ना किसी एनिमल से ह्यूमन में आती है, ये फैक्ट है। ठीक, क्योंकि हमारी एक फूड चेन चलती है, फूड चेन में उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, अपघटक करता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। तो एक बार फूड चेन में जैसे कोई डिजीज एंटर करिए वो आगे आगे चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर भी ये मंकी से आया। ठीक, RH फैक्टर जिसके अंदर है वो पॉजिटिव है, जिसके अंदर नहीं है वो नेगेटिव है। बस इतना ध्यान रखना होता है कि ब्लड ट्रांसफर करने के समय इस फैक्टर का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और वो क्या है, वो ध्यान से देखिएगा। मेल और फीमेल, मेल अगर RH पॉजिटिव है, फीमेल भी अगर RH पॉजिटिव है, मेल अगर RH निगेटिव है, फीमेल अगर RH निगेटिव है, चार ही केस बनेंगे यहाँ पर। मेल अगर RH निगेटिव एंड फीमेल RH पॉजिटिव, और लास्ट केस बनेगा मेल अगर RH पॉजिटिव और फीमेल RH निगेटिव। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मेल और फीमेल में मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप है, मान लिया इसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव और इसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, और मान लिया इसका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव और इसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, A नेगेटिव। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो माइनस दिखा रहा है वो ब्लड ग्रुप में दिखा रहा है, ये आपको पता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मेल और फीमेल दोनों ही पॉजिटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे जितने होंगे वो नॉर्मल होंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो यहाँ पर भी सभी बच्चे नॉर्मल होंगे। अगर यहाँ पर देखें थर्ड केस में मेल नेगेटिव है और फीमेल पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे नॉर्मल होंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ये केस याद रखिएगा आप, ये केस इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है तो जो सेकंड बेबी है, फर्स्ट बेबी, पहला बेबी, जो पहला बच्चा होगा वो तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य है। समस्या आएगी सेकंड बेबी की। सेकंड बेबी की डेथ हो जाती है, और किस केस में, एम्ब्रायनिक कंडीशन में, भ्रूण की अवस्था में दूसरे बच्चे की डेथ हो जाती है। यहां पर आपसे पूछा जाता है उस बीमारी का नाम, या उस बीमारी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे उस बीमारी का नाम है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरेथ्रो हिंदी में ऐसे लिखेंगे, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ब्लास्टोसिस एंड फेटालिस, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मेल पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव है तो यहाँ पर सेकंड बेबी की डेथ हो जाती है, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होता है, और उसका बीमारी का नाम है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ऐसा होता क्यों है ये आप देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है। देखिए, मान लिया कि एक ब्लड ग्रुप है मेल का B पॉजिटिव, ये मेल का ब्लड ग्रुप है, मतलब मेल क्या है, RH पॉजिटिव है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव, मतलब फीमेल क्या है, RH नेगेटिव है। तो जो
प्लासेंटा है, प्लासेंटा से बेबी कनेक्ट होता है, ठीक। अब पहले बच्चे में क्या होगा, जैसे पहला बच्चा होगा तो पहले बच्चे में मेल तो है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसके पास RH फैक्टर है, इसके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है, RH फैक्टर प्रेजेंट है मतलब RH कारक प्रेजेंट है, मतलब ये एक एंटीजन है। और जब ये एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा फीमेल के, क्योंकि मेल के है पॉजिटिव, फीमेल में तो निगेटिव है, तो जैसे ही ये एंटीजन एंटर करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट केस तो नॉर्मल हो जाएगा, पहला बेबी में इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी। बट जैसे सेकंड केस होगा, सेकंड बेबी फिर से आएगा, तो सेकंड बेबी के केस में जो प्लासेंटा में पहले से एंटीजन पड़े हैं, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगे, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएंगे और ये प्लासेंटा पूरी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लासेंटा से ही बेबी का कनेक्शन होता है, और ये अगर ब्लॉक हो गई तो बेबी तक कोई भी चीज़ नहीं पहुंच पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। रीज़न क्या है, तो आप बोलोगे एंटीजन एंटीबॉडी क्लॉटिंग हो जाती है, फर्स्ट केस में नहीं बट सेकेंड केस में होती है, ठीक है। तो ये तो था RH फैक्टर के बारे में। अब लास्ट में इसमें एक चीज़ बच रही है कि ब्लड ग्रुप बताने वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मेल का ब्लड ग्रुप ये है और फीमेल का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करेंगे, और उसके साथ हम फिर क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी चीज़ें बच रही हैं उसको भी कवर करेंगे, ओके। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।